जीवन के रंग चंबल चैनल के संग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय श्रोता हो, मैं हूं रामनारायण। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कोटा के जाने माने समाज सेवी श्री राजेश कृष्ण बिरला साहब। श्री राजेश कृष्ण बिरला साहब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच राजस्थान के चेयरमैन हैं और साथ ही इसी संस्था के वे केंद्रीय प्रतिनिधि भी हैं। आप माहेश्वरी समाज के अखिल भारतीय उपसभापति और माहेश्वरी समाज कोटा के अध्यक्ष हैं। साथ ही कोटा नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन और अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार कार्यक्रम। नमस्कार रामनारायण जी। तो एक बार फिर से हम आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में आपको पाकर और अपने श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके काम से जो पूरा समाज है और जो हमारे क्षेत्र के लोग जो आपके काम को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो काम किया है उसके बारे में थोड़े बताएं। वर्तमान में किस तरह से कोटा में सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं और वो किस तरह समाज को लाभ पहुंचा रही हैं? मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय बाबूजी का ध्यान में रखते हुए उनको नमन करता हूँ। वाह वाह कि सहकारिता के क्षेत्र में जी उन्होंने ही मुझे परिचय कराया, सहकारिता के क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में बताया। तो बाबूजी को नमन, माताश्री को नमन। और मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी के सानिध्य में मैंने सहकारिता के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की और 1991 में सहकारी हितकारी विद्यालय सहकारी समिति का मैं अध्यक्ष चुना गया। उसमें चुनाव हुए थे। उसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। जी। लगातार दो टर्म में अध्यक्ष रहा हितकारी सहकारी समिति का। उसके बाद मैं नागरिक सहकारी बैंक का डायरेक्टर का भी चुनाव लड़ा। उसके बाद नागरिक सहकारी बैंक के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्रम चलता रहा और कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का मैं चेयरमैन रहा। फिर एक मेरी बहुत तमन्ना थी कि कोटा नागरिक सहकारी बैंक का मैं अध्यक्ष बनूं। जी। तो लगातार 2012 से आज तक मैं कोटा नागरिक सहकारी बैंक का अध्यक्ष चल रहा हूं और जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद है। सहकारिता का माध्यम यह होता है कि इसमें अगर ईमानदारी से काम करे और सबको साथ में लेके चले तो कहीं पर भी मतलब महसूस नहीं होगा आपको कि हम मतलब क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम सहकारिता के क्षेत्र में एक के साथ एक जोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इससे जितना भला जनता का होता है सहकारिता के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं हो सकता। सहकारिता का क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जनता और सभी वर्गों का एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा। सहकारी में एक सरकारी भी एक सहकारी संस्था होती है जिसमें किसानों को उर्वरक वगैरह दिए जाते हैं, बीज वगैरह दिए जाते हैं। सरकारी सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, तो उस सरकार की सहकारी संस्थाओं में और आपके माध्यम से जो सहकारी संस्थाएं उनमें किसी तरह का कोई मेल है या फिर ये अलग तरह की है? ये अलग है। अच्छा। किसानों की संस्था जैसे मार्केटिंग सोसाइटी और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जी, भूमि विकास बैंक, ये जो किसानों के लिए होती है जी, इनका ग्रामीण क्षेत्रों से भी पाला पड़ता है। और ये जो शहरी क्षेत्र के हम जो शहर के विकास के लिए जो जनता रहती है, कमजोर वर्ग भी रहता है, जी, उसका हम सहयोग करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र अलग अलग है लेकिन है काम एक ही, सहकारिता का क्षेत्र को बढ़ावा देना, सहकारिता के माध्यम से जनता का भला करना। तो ये कोटा नागरिक जो सहकारी संस्थाएं हैं ये राजस्थान में भी दूसरी जगह भी काम करती हैं, दूसरे जिलों में, या केवल कोटा जिले तक सीमित हैं? कोटा नागरिक सहकारी बैंक कोटा शहर से है जी। ये कोटा शहर में इसकी 10 ब्रांचें हैं। अच्छा। और कोटा शहर में ये काम करती है। अन्य स्थानों पर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जैसे बूंदी, भवानी मंडी, सब जगह ये सहकारिता के बैंकें हैं। तो वो काम कर रही है। कम से कम 50 के करीब इस तरह की बैंकें हैं जो सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है, जिनको RBI का लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, ये किस तरह गरीबों की मदद करती है? मुझे उदाहरण स्वरूप आप दें कि भाई कोई गरीब आदमी है,
वो उसको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, अगर वो नागरिक सहकारी बैंक का सदस्य है या और अन्य किसी सहकारी संस्था का सदस्य है, तो उसे किस तरह आपकी संस्थाएं मदद करती हैं? कोटा नागरिक सहकारी बैंक में जी कोई भी श्रेणी का, कोई भी वर्ग का आदमी अगर उसको ऋण की आवश्यकता है जी तो वो सदस्य बनकर ऋण प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि किसान है, मजदूर है या कोई भी हो, जी। सभी तरह के आदमी इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, नागरिक बैंक और सहकार का जो नेटवर्क आप लोगों ने तैयार किया है, ये वाकई में बहुत ही प्रेरणास्पद है और निश्चित रूप से समाज के बड़े तबके को, खासतौर से कमज़ोर आय वर्ग को इससे लाभ हो रहा है। तो बिल्डर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, तो कोटा में इसकी क्या भूमिका है? रेड क्रॉस सोसाइटी कोटा जी ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी एक कोटा में ब्रांच है जी। और मैं राजस्थान स्टेट का चेयरमैन हूँ जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपदा के समय ये संस्थाएं काम में आती है। जो जब कभी भी कोई आपदा आती है, जैसे अभी कोरोना काल आया था, बाढ़ आई थी, जी जी, तो उस समय कोटा शहर में जितनी मदद रेड क्रॉस सोसाइटी ने की जनता की, तो वो स्मरणीय है। और अभी जैसे कंबल निधि चालू की है अभी, तो कंबल निधि में भी हॉस्पिटलों में हमने पूरे राजस्थान में हर जिले में हमने कंबल निधि के नाम से कंबल दिए हैं, ताकि वो जो गरीब जनता और कमजोर वर्ग आता है, जो सर्दी से बचाव उनका हो सकता है। तो मुख्य रूप से आपदा के काम में आने वाला ये रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये इंटरनेशनल संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा काम करती है। एम्बुलेंस सेवा हो, ब्लड डोनेशन का काम हो, अन्य कैसा भी काम हो, जो भी आपदा आती है उसके लिए तत्पर रहता है हमेशा इसके स्वयं सेवक। कोटा में रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है। अच्छा। 1000 रुपये आजीवन शुल्क है और मेंबर बन के इसमें सेवाएं दे सकता है। और इस समय कोटा शहर में तो 1000 के आसपास मेंबर हैं और सभी वर्ग के। इसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि जनता कैसे भी हो, वो कोई भी इसमें जो सहयोग करना चाहता है जी और मदद करना चाहता है, तो मदद के लिए ये संस्था तो मदद करने के लिए तो आएगा, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। और इसके चुनाव होते हैं। अच्छा। और मैं इसका कोटा का भी अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ। और अध्यक्ष हमारे जो रहते हैं वो कोटा कलेक्टर रहते हैं जी। तो मैं मान के चलता हूँ सभी जो ब्रांचें हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। कोशिश रहती है कि एक से एक बढ़कर काम करे, चाहे बूंदी हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, राजसमंद हो, कोटा हो, हर ब्रांचें मतलब इतना काम कर रही है कि उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से होड़ सी है कि किस तरह से हम मतलब कमजोर वर्ग की मदद कर रहे हैं। तो जब से मैं इसका चेयरमैन बना। अच्छा, आपने जो आपकी सहकारी जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आपने कोटा शहर में जगह जगह डिपार्टमेंट स्टोर भी खोले थे, तो उनकी प्रोग्रेस किस तरह की है, वो किस तरह चल रहे हैं, और उनमें आम लोगों को बाजार से किस तरह से उसमें फ़ायदा हुआ लोगों को? इससे जनता को कम मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता युक्त सामग्री मिले, सामान मिले, उसका हमारा उद्देश्य था। उसमें हम हमारे उद्देश्य में सफल रहे। आज कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का छोटा भाई हरिकृष्ण बिरला अध्यक्ष है। और कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जो पेंशनर्स और अन्य उनको दवाइयों का जो सबसे बड़ा काम है, जी जी जी, तो दवाइयों के माध्यम से भी सेवा करता है। तो मैं जो हमारे अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि छोटे भाई साहब के नाम से जिन्हें जाना जाता है, छोटा भाई साहब के नाम जाना। तो वो उनका इतना अच्छा काम है कि उनसे मतलब उनके जो कर्मचारी हैं, अन्य लोग हैं, बहुत खुश है कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम चल रहा है। तो मेरी विरासत को वो आगे बढ़ाने में, क्योंकि मैंने ओम जो माननीय अध्यक्ष हैं, पहले वो अध्यक्ष बने थे, मैं बना, उसके बाद छोटा ब्रदर हरिकृष्ण बिरला बना, तो विरासत को हम आगे बढ़ाते उसको ऊंचाइयों पर ले जाते हुए जा रहे हैं। नहीं, ये बात अच्छा, उनको भी हमने प्रोग्राम में बुलाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वो मुस्कुरा देते हैं और कंधे पे हाथ रख देते हैं, आते नहीं है। लेकिन हरिकृष्ण बिरला वो कहीं आने जाने का शौक नहीं है। हरिकृष्ण बोलते भी बहुत कम बोलता है, वो कार्यकर्ताओं के लिए समर्पण रहता है उनका। अच्छा, आपने साहित्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर काफ़ी काम किया कोटा में, और भारतेंदु समिति के माध्यम से हर वर्ष
आप 9 सितंबर को मेरे ख्याल से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ करवाते हैं, पूरे देश के साहित्यकारों को साहित्य सम्मानित सम्मान करते हैं। तो ये इतने बड़े स्तर पर अब पहुँच गया है, तो किस तरह शुरुआत हुई थी? 2000 में जी। भारतीय हिंदू समिति के चुनाव हुए और मैं उसका अध्यक्ष बना जी। उसके बाद मैंने देखा कि भारतीय हिंदू समिति की स्थिति बहुत दयनीय है। सबसे पहले तो मैंने जो उसका भवन था जर्जर अवस्था में था उसको ठीक करा कर जी। और जो हमारे साहित्यकार बंधु वहाँ नहीं जा पाते थे उनके इस लायक बना दिया कि वहाँ उठ बैठ के वो अपना साहित्य रचना और कविता पाठ कर सके। और आज की तारीख में उसके अध्यक्ष भाई छोटा हरिकृष्ण बिड़ला ही हैं। जी, जी। और अनवरत रूप से मैं समन्वय का काम करता हूँ और लगातार साहित्यकारों को, क्योंकि हम प्रतिवर्ष साहित्य श्री से सम्मान करते हैं, इससे पूरे भारतवर्ष के साहित्यकार यहाँ पर आते हैं और ये क्रम लगातार अनवरत 20 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि साहित्य का एक पूंजी है देश की। साहित्य मतलब ऐसा दर्पण दिखाता है कि क्या हो रहा है। तो साहित्यकार अगर नहीं होंगे और साहित्यकारों की सेवा नहीं होगी, यहाँ से कोटा शहर से अच्छे अच्छे साहित्यकार निकले हैं, नामी साहित्यकार निकले हैं। दया किशन जी विजय हुए, मयूख साहब हुए, बहुत सारे साहित्यकार यहाँ से निकले हैं। कुमार शिव जी हाई कोर्ट के जज भी रहे, तो उनका सब नाम है। तो कोटा तो एक खान है साहित्यकारों की, जो यहाँ से, और ये भारतीय हिंदू समिति से ही सब प्रारंभ हुआ है और भारतीय हिंदू समिति ने ही इसको आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा और आज भी वो क्रम बरकरार है। लगातार साहित्य की सेवा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के साहित्यकार यहाँ 9 सितंबर को आते हैं भारतीय हिंदू जयंती पर और हम उनको साहित्य श्री से सम्मानित करते हैं। अच्छा, हर साल उसमें आप होते हैं और हर साल कुछ ना कुछ उसमें नया करते रहते हैं। इस बार के आयोजन को देखकर आपको कुछ नया आइडिया है कि अगले साल हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ है मन में? अब क्या है, इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं जी भारतीय संस्कृति के। तो आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे हमारे जैसे रामू भैया हैं और जो बहुत सारे साहित्यकार हैं जी, उनसे सलाह करके हम इसका जो 100वां शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो एक विराट उसका स्वरूप लेंगे और सबसे मिलकर चर्चा करके इसको एक विराट स्वरूप में भारतीय हिंदू जयंती मनाएंगे। क्या बात है। तो अब एक बात जो मैं बार बार सोचता हूँ कि आप इतनी सारी संस्थाओं के आप जिम्मेदारी आप संभालते हैं, समाज की भी आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। माहेश्वरी समाज कोटा के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय उपसभापति हैं आप माहेश्वरी समाज के। तो इतना सारा आप कैसे कर पाते हैं? ये जो इतना सारा समाज सेवा करने का और इतनी संस्थाओं को संभालने का या उन्हें दिशा देने का एक जो उपक्रम है, उसमें आपको कौन प्रेरणा देता है? कहाँ से प्रेरणा मिलती है आप? ये प्रेरणा हमें जो मिली बाबूजी श्री कृष्ण बिड़ला जी और माँ शकुंतला जी से मिली, क्योंकि वो हमेशा ही वो भी समाज सेवा में और जनता की सेवा में लगे रहे और उनका एक ही उद्देश्य था कि ईमानदारी से लगन से काम करते रहो और उसमें हम जो उन्होंने हमें संदेश दिया उस पर हम चलते हुए आगे बढ़ते गए और आज ये स्थिति है कि हम सारे भाई और बहन मिलकर जिस तरह से समाज सेवा करते हैं, समाज को एक साथ एकजुट देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई, जैसे हम हमारा परिवार है तो हम एकजुट दिखते हैं, वैसे हम ये चाहते हैं कि सारे परिवार एक साथ रहें, एकजुट रहें, प्रेम रहे, शांति रहे और भाईचारे का संदेश जाए। तो ये सारी प्रेरणा माँ और बाबूजी के समय मिली। उसके बाद क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था 9 बहन भाइयों में, तो 9 बहन भाइयों में क्योंकि जब मैं अम्मा और बाबूजी के पद चिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ता रहा और उन्होंने मुझे भी धीरे धीरे इस उसमें का ये काम ठीक कर रहा है। उनको भी मेरे ऊपर विश्वास था कि कुछ न कुछ करता रहेगा। अच्छा, कोटा की राजनीति से निकलकर बाहर और चुनाव लड़ने का कभी मन होता है? नहीं, मैं 1971 में हरीश शर्मा जी जो MLA थे उनकी कार्यकारिणी में चुनाव लड़ा था सबसे पहले। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं कार्यकारिणी का मेंबर भी रहा। फिर मैं इतिहास परिषद में जब MA कर रहा था तो उसका भी चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बना। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। उसके बाद मैं समाज और इस सहकारिता के क्षेत्र में आ गया और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं आगे बढ़ूं। हमारा एक ही उद्देश्य था
कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष भाई ओम बिरला आगे बढ़े, उनको बढ़ाने में हमारा पूरा योगदान रहा। हमारी कभी इच्छा नहीं हुई कि हम एमएलए या वार्ड पार्षद या कुछ कभी मन नहीं हुआ? कभी मन नहीं हुआ और ना अभी होगा। अच्छा। क्योंकि हमारा कोई मन होता भी नहीं है। हमें तो एक ही है कि भाई ओम बिरला जिस तरह जनता की सेवा कर रहे हैं वो करते रहे और देश की सेवा करते रहे। अच्छा, कोटा आकाशवाणी में आप समय समय पर आप आते रहते हैं और यहाँ के प्रसारण से भी आप बहुत कुछ अवगत हैं। आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, आपका मन है? मैंने प्रारंभ में बताया कि कोटा आकाशवाणी केंद्र राजस्थान का कोटा दूसरा शहर है, तो इसका डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि इसका विस्तार हो और एक कोटा शहर जो राजस्थान में दूसरा नंबर का है उसका पूरा इस यहाँ के कलाकारों को साहित्यकारों को मौका मिले, क्योंकि बाहर बहुत सी जगह बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को, जयपुर जाना पड़ता है। तो हम सब चाहते हैं कि कोटा के कलाकार साहित्यकार यहाँ पर अपना काम करें, यहीं अपनी सेवाएं दें। तो इसके लिए मैं भाई ओम बिरला जी से भी निवेदन करूँगा कि वो इस केंद्र पर भी ध्यान दें। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई और ये बात सुनकर निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को बहुत प्रसन्नता होगी। बिरला साहब, ये जो हम कर पाते हैं इसमें हमारे जीवन साथी का बड़ा योगदान होता है। भाभी जी किस तरह से आपको इसमें प्रेरणा देती हैं, किस तरह से मदद करती हैं समाज सेवा करने में और इतनी जिम्मेदारियां संभालने में? घर में सबसे बड़ा होने की वजह से मेरी श्रीमती सूरज बिरला जो हितकारी सहकारी समिति की अध्यक्ष है और बीएड कॉलेज भी चलाती है जी, तो वो हमेशा मुझे सहयोग करती रही है काम में और परिवार को एकजुट रखने में उसका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अम्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि हमारी अम्मा बहुत जल्दी चली गई थी, तो उसके बाद सारा बोझ मेरी धर्मपत्नी के ऊपर ही आ पड़ा। तो उसने सबको एक सूत्र में बांध कर रखा और आज स्थिति यह है कि हम सारे बहन भाई ऐसा एक सप्ताह नहीं जाता कि हम बैठ के एक साथ खाना नहीं खाते। और ये मिसाल दी जाती है कि बिरला परिवार एक सूत्र में बना हुआ है। उसका रीज़न भी है कि हम सारों में इतना प्रेम है कि मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकता कि सारे बहन भाई 7 दिन में एक साथ बैठ के खाना खाएं। कई बार कभी मेरे यहाँ, कभी छोटे के यहाँ, छोटे बदर के यहाँ, कभी ओम के यहाँ, तो हम सब एक जगह बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, चर्चा होती है, शहर की होती है, राष्ट्र की होती है कि किस तरह से। तो ये मैंने देखा बहुत सारे बाहर के छोटे 2 भाई भी होते हैं तो आपस में झगड़ जाते हैं जमीन जायदाद पर, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना प्यार और मोहब्बत है कि हम मतलब एक कोई भी आवाज़ दे कोई भाई तो उसी टाइम सब पहुँच जाते हैं। और ये परंपरा लगातार अम्मा बाबूजी के बाद, क्योंकि बाबूजी के बाद भी ये परंपरा चल रही है। इसमें छोटा भाई हरिकृष्ण बिरला का भी बहुत योगदान है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये परंपरा हमारी बरकरार रहेगी। तो श्रोताओं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके आदमी कितना भी बाहर से मजबूत हो लेकिन वो भावुक हो जाता है। कुछ यही स्थिति बाबूजी को याद करके आदरणीय बिरला साहब की, राजेश कृष्ण बिरला साहब की हुई कि वो कुछ समय के लिए थोड़े भावुक हो गए। और यही हमारे भारतीय रिश्तों की पहचान है कि हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यक्ति हमारे साथ हो या न हो, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमें भावुक कर देती हैं। बहरहाल, अब भाई साहब ये आप बताइए कि हमारा जो कोटा शहर है ये पिछले कुछ सालों में वैश्विक मानचित्र पर बहुत तेज़ी से उभर कर प्रसिद्ध हो गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इसके पर्यटन की दृष्टि से हो। आप जब कोटा शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो किस तरह से आपके मन में ये आता है कि शहर में ऐसा कुछ और होना चाहिए? हर व्यक्ति का एक विज़न होता है, यहाँ वो देखता है कि हाँ यहाँ ये कमी है तो इसे ठीक होना चाहिए। कुछ लगता है आपको कि कुछ और इस शहर को सुगम बनाने के लिए यातायात की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से आपके क्या विचार हैं? कोटा शहर जिस तरह से अभी सौंदर्यीकरण हुआ जी, ये यातायात सुगम हो, सबसे बड़ी बात हो। जो अतिक्रमण होता है जी जी जी, एक तो उस पर बंदिश होनी चाहिए। कहीं पर भी आदमी चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है, तो जो रोड छोड़े किए उनको मतलब एक तरह से मान के चलता है कि वो खड़े कर देता है। तो मेरा कोटाई जनता से निवेदन है कि ताकि रास्ते सुगम हो। जी जी। और कोटा में बहुत बड़ी
एक तरह से उन्नति करने का माध्यम है चंबल नदी, बिजली, पानी, तो इसका योगदान। और फिर साधन जो हमारे रेलवे का साधन बहुत बड़ा है, पूरे कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। और अब बहुत जल्दी ये कुछ खबरें आने वाली कि एयरपोर्ट का भी निर्माण चालू होने वाला है। तो जब एयरपोर्ट का निर्माण चालू हो जाएगा तो कोटा विश्व के मानचित्र पर भी आ जाएगा। जो मैं मानकर चलता हूँ कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है वो कोटा शहर में ही बन रहा है, जिसमें रात हो दिन हो किसी भी समय विमान उतर सकते हैं। जी। तो इसके लिए मैं भाई लोकसभा ओम बिरला जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ घोषणा करके गए थे कि बहुत जल्दी एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। तो घोषणा ऐसा लगता है कि मई जून तक ये निर्माण चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मेरे और ख्याल से ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कोटा शहर के लिए। और मैं मान चलता हूँ कि जिस तरह से कोटा प्राधिकरण काम कर रहा है तो आसपास के एरिया को मिलाकर क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उससे कोटा का विकास होगा। से इंडस्ट्रीज बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन ही एक माध्यम से हम काम नहीं चला सकते। जी। कोटा शहर का सभी तरह से विकास होना चाहिए। पर्यटन हो, पर्यटन में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी मुकंदरा ये सारा आ रहा है। तो पर्यटन भी इसका बहुत अच्छा मतलब ये मान ही चलते हैं कि भारत के मानचित्र पर कोटा का नाम पर्यटन के हिसाब से कोटा बूंदी आ जाएगा। और इसमें नई नई उपलब्धियां हमारे हासिल होगी। भाई ओम बिरला जी भी लगातार इसके लिए लग रहे हैं कि पर्यटन उद्योग भी यहाँ पर बढ़े। मुकंदरा के नाम से जो बाग आएंगे तो उससे भी काम, तो चारों ओर जो डेवलपमेंट और रिंग रोड बन रहा है पूरा कोटा शहर और हेड लाइन रोड, ये सब यहाँ से निकल रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पर बहुत बड़ा वो है कि इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत आएगी। जिस तेज गति से इंडस्ट्रीज का मैं मान रहा हूँ लग रही है और लगने वाली है, तो उसका कोटा का विकास तो बहुत बड़ा होगा। अच्छा, अंत में अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कोटा शहर में जो रौनक है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि की रौनक हो, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से हो, यहाँ की रौनक है यहाँ के विद्यार्थियों से, यानी यहाँ पढ़ने आने वाले कोचिंग के छात्रों से। जब भी कभी ऐसी घटना होती है, चाहे उसके कुछ भी कारण रहे हों, तब यहाँ की धड़कनें रुक सी जाती है यहाँ के लोगों की। जैसे किसी बच्चे ने दुर्भाग्यवश आत्महत्या कर ली, और ये बीच बीच में ये आता रहता है। तो आप यहाँ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे और उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे कि जीवन कितना अनमोल है, और कोई एक दो असफलताओं से उसे यूं हारना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में कहें ताकि उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हो। कोटा में पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं जी, और उन बच्चों की स्थिति होती है कि वो सब मान कर चलते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने। उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमने कोटा भेजा है जी, तो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही निकले। लेकिन सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। जिस तरह की सुविधाएं कोटा शहर में जी मिलती है वो मेरे ख्याल से पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलती है। सारी सुविधा युक्त कोटा शहर है, लेकिन जो बच्चों में वो आ जाता है कि मनोबल कमजोर हो जाता है पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ती है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर एक बार वो पास नहीं हो तो दूसरी बार चांस ले, तीसरी बार चांस ले, वो जरूर सफल होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी बच्चा आता है माँ बाप को कि भाई अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इस बार पास नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। क्योंकि सब ये मानकर चलते हैं कि आते ही इसलिए हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने मेरा बच्चे। तो ये कह सकते हैं वे भावक बच्चों के ऊपर जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या कोई दूसरे जॉब में जाना चाहूँ, तो अपनी इच्छाएं थोपने से बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों के ऊपर कभी भी अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए। बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहिए कि जो वो चाहे उस तरह से वो करे, तो उससे बच्चों का मानसिक संतुलन ठीक रहता है और एक दबाव में नहीं रहता। दबाव में बच्चे रहते हैं तो हो सकता है कि वो दबाव की वजह से कभी कभी, क्योंकि 1 सेकंड लगता है, वो 1 सेकंड निकल जाता है तो सब कुछ ठीक होता है, और 1 सेकंड वो नहीं निकलता, तो इस तरह की हरकत कर बैठता है। वैसे कोटा में नहीं, पूरे मैंने कल परसों न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कोटा तो ऐसा जो बदनाम हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे देश में इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन ये एक शिक्षा नगरी है
तो शिक्षा नगरी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है। और कुछ व्यक्ति कोटा शहर को बदनाम भी करना चाहते हैं कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक कारण है। लेकिन अभिभावक जो भी मैं मिलता हूँ, अभिभावक बहुत खुश हैं और वो यहाँ के जलवायु से, यहाँ के वातावरण से, जो यहाँ पे साधन है, बच्चों को जो आराम मिलता है, तो ऐसा कहीं नहीं मिल सकता। और ये बरकरार है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोटा सिटी एजुकेशन सिटी के नाम से पूरे भारत में जो फेमस है रहेगी। आगे भी हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे बिना किसी तनाव के यहाँ पर पढ़ने आए और इन कंपटीशन में एक बार सफल नहीं होंगे तो अगली बार सफल होगा, ये उम्मीद करता है। अब एक जो संस्था है यानी माहेश्वरी समाज, ये समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है कोटा और देश में। तो इसके आप राष्ट्रीय उपसभापति हैं और कोटा समाज के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में जन कल्याणकारी कार्य हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। माहेश्वरी समाज जो हमारे एक राष्ट्रीय संस्था है, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा जी, तो वो पूरे देश में, क्योंकि माहेश्वरी समाज संख्या में बहुत सीमित है, बहुत कम संख्या है माहेश्वरी समाज की, 10-11 लाख की पॉपुलेशन है। लेकिन जिस तरह से माहेश्वरी समाज काम कर रहा है, पूरे देश की जीडीपी में भी 30 से 35% योगदान माहेश्वरी समाज का है। आप कहीं पर भी चले आएँ, किसी भी शहर में, गांव में, कस्बों में, तो माहेश्वरी समाज की धर्मशालाएं मिलेगी, वहाँ भवन मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे। क्योंकि जैसे जयपुर चल जाओ, उदयपुर चल जाओ, बीकानेर चल जाओ, तो माहेश्वरी समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। तो लगातार अभी जैसे ये कोरोना काल आया, बाढ़ आया, तो इसमें माहेश्वरी समाज का पूरा योगदान हर जगह रहता है। माहेश्वरी समाज कभी पीछे नहीं रहता, किसी भी धार्मिक कार्य हो, सामाजिक सरोकार के काम हो, तो माहेश्वरी समाज और फिर हमारे माहेश्वरी महिला संगठन पूरे राष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाएं जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के काम करती है, तो ऐसा लगता है कि समाज का उत्थान होगा सही। क्योंकि माहेश्वरी समाज की महिलाओं को जब मैं देखता हूँ तो वो बढ़ चढ़ कर जो काम कर रही है, तो उसके लिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ। माहेश्वरी समाज तो पूरे भारत में काम कर रहा है। तो हमारे जो सभापति है संदीप काबरा, वो भी बधाई के पात्र कि आज की तारीख में नए नए रोजगार के सृजन करना, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुर्तियाँ होती है, वो ऐसे इस पर चर्चा करना तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल विवाह के लिए बच्चे एज बढ़ जाती है, तो कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल तक का हो गया, तो उनके विवाह नहीं होते। तो मेरा मानना ये है कि हम छोटे एज में, जैसे हमारी 24 साल की उम्र में शादी हुई, तो सबसे बड़ा एज है कि 22, 24, 26 साल की एज में शादी कर दो। लेकिन अब विडम्बना है कि अब कैरियर, हमारा कैरियर, तो उसको मतलब कैरियर को आगे बढ़ाने की वजह से वो बच्चे पढ़ते रहते हैं, माँ बाप के मैं आगे पढ़ूंगा, और वो उनकी उम्र निकल जाती है शादी करने लायक, और बाद में शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी, उसके बाद आजकल ये जो शादी विवाह संबंध होते हैं उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई। आपको पता है कि बहुत संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। माँ बाप के साथ रहना पसंद करते नहीं बच्चे, भी वो जब नौकरी करते हैं तो वो बाहर ही रहना पसंद करते हैं। समाज ने कुछ निर्णय लिए हैं, समाज कोशिश कर रहा है कि समाज में वे बच्चे, कम से कम बच्चे तो हो सही, एक तो जनसंख्या कम हो रही है समाज की, तो प्रेरित करते हैं कि कम से कम 1 या 2 बच्चे तो समाज में हर एक को होना चाहिए। तो समाज इसके लिए प्रेरित करता है, उद्योगों के लिए, ये जल्दी से जल्दी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम क्या भाई जल्दी शादी करो, एज निकलने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि मतलब अपना एक तरह से कम एज में नहीं कहूँगा, मतलब अपने शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपनी शादी करना चाहिए। व्यापार कर रहा है, बहुत सारे बच्चे व्यापार करने के बाद भी शादी नहीं करते। तो मेरा उनका मानना है कि जो व्यापार में लग गए, व्यापार चल रहे हैं, तो उनको उसी टाइम शादी करना चाहिए, उसके आगे तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से समाज का भी बहुत समय समय पर इसमें विसंगतियां आती रहती हैं और उन्हें दूर करना एक बड़ी चुनौती होती है, तो उसमें भी आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की समाज सेवी
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच राजस्थान और इसके केंद्रीय प्रतिनिधि, माहेश्वरी समाज के अखिल भारतीय उपसभापति, माहेश्वरी समाज कोटा के अध्यक्ष और कोटा नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री राजेश कृष्ण बिरला साहब से। तो बिरला साहब, बहुत ही एक बार फिर से काफ़ी समय बाद में आपसे हमें बहुत प्रेरणास्पद बातचीत सुनने को मिली और ये हमें एक तरह से प्रेरणा भी मिली कि किस तरह से एक व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं, जो कितनी ही संस्थाओं को एक साथ लेकर सबको संतुष्ट करके प्रेम का वातावरण बना के अधिकांश लोगों को जोड़ के किस तरह अपने साथ रहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में हैं, उसे निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आकाशवाणी में आने का मौका दिया है और कोटा की जनता और कोटा के आसपास की जनता का एक माध्यम कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो मैं फिर दोबारा एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि निष्ठा और ईमानदारी से जो काम करेगा तो कभी फेल नहीं होगा, वो पास होगा। ईमानदारी तो होनी चाहिए। और आपने पहले ही बता दिया, प्रेम भावना, प्रेम तो रहेगा सही, सबको साथ में लेके चलने की इच्छा हो। तो आकाशवाणी में मैं जब भी आता हूँ मुझे एक ऐसा वातावरण मिलता है कि मुझे लगता है मेरा घर में मैं आ गया हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। क्या बात हुआ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग हमेशा हमें आमंत्रित करते रहें और इसी तरह से कोटा शहर के और कोटा के आसपास की जनता को संदेश पहुँचाते रहें। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। जीवन के रंग चंबल चैनल के संग आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने समाज सेवी और सहकार नेता श्री राजेश कृष्ण बिड़ला से हमारी बातचीत। संयोजक थे हरिओम मीणा, भेंटकर्ता, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रामनारायण मीणा। अब आज के इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।